हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हरियाणा मेल कांस्टेबल के पेपर के सॉल्यूशंस को। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं एचएसएससी के पूछे गए या किसी भी और एग्ज़ाम के पूछे गए 2021 के क्वेश्चंस को। 2021 में पूछे गए हर एक साइंस के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं इन डिटेल। ठीक है, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं क्या, आज हम 2 नवंबर को हुए मेल कांस्टेबल के पेपर के मॉर्निंग शिफ्ट का फर्स्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, यानी कि हम 31 अक्टूबर और 1 नवंबर वाली दोनों के दोनों दिनों के पेपर को हम ख़त्म कर चुके हैं। 8 पेपर 31 के थे और 8 1 के थे, ये हम ख़त्म कर चुके हैं। बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 8 पेपर। ठीक है, जिसमें से कुछ हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, यानी कि 2 नवंबर खत्म होते ही मेल कांस्टेबल का सॉल्यूशन खत्म। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जो कि होगी मेल कांस्टेबल पेपर सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को मेल कांस्टेबल के सॉल्यूशन चाहिए थे उसे वहाँ पर सारे के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, और एक वीडियो वो बना दूंगी जिसमें वो वाले क्वेश्चंस डाल देंगे जो कि आप लोग चाहते थे कि एक बार बोर्ड पे करवा दिए जाएं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का पेपर हम देरी ना करते हुए। चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा साइंस का क्वेश्चन कहाँ पे मिलता है हमें। तो क्वेश्चन ढूंढते हैं साइंस का। अम, कहाँ है साइंस का क्वेश्चन? काफ़ी नीचे तक हम आ गए हैं, 15वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। साइंस अभी तक नहीं मिली है हमें, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे दिख रही है, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है ये थोड़ी केमिस्ट्री की बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर चले जाते हैं। ये यूनिट सेल की डेंसिटी देखो, डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको एक बार के लिए आप सिर्फ इतना याद रख लो कि इसका फॉर्मूला सीधे सीधे याद रख लो, डी। ठीक है, इन डिटेल में आपको करवा दूंगी ये डेफिनेटली बोर्ड के ऊपर। ठीक है, लेकिन एक बार के लिए फॉर्मूला याद रख लो। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, इसने मोलर मास यूज़ किया है। एन का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, जो कि इसने यूज़ किया है। ठीक है, और ए क्यूब इसने क्यों लिया, ये होता है क्यूब की साइड्स वगैरह का होता है, ये बीसीसी सीसीसी ये वाले स्ट्रक्चर से आता है। ठीक है, तो एक बार इसको छोड़ दो और इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। साइंस का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिख रहा है, क्या है देखिए। मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड, आकृतिक और आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति डैश कहलाते हैं। यानी कि दो व्यक्ति, ये दोनों दिखने में भी एक जैसे हैं और जीन्स के अकॉर्डिंग भी, यानी कि इन दोनों के जो क्रोमोसोम्स हैं, इन दोनों के जो जीन्स हैं वो भी एक जैसे हैं। वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं क्लोन। याद रखिएगा, क्लोन क्या होते हैं? बिल्कुल डिट्टो के डिट्टो। जैसे कि अब आप सोचोगे कि हम इंसानों में क्या होते हैं, ट्विन्स होते हैं। वो दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके करेक्टर अलग अलग होते हैं, उनके गुण अलग अलग होते हैं। तो ट्विन्स जुड़वा जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली तो सेम होते हैं लेकिन जेनेटिकली वो थोड़े थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी को कुछ पसंद हो, किसी को कुछ पसंद हो। ठीक है, वो होते हैं जुड़वा। लेकिन क्लोन होते हैं बिल्कुल डिट्टो कॉपी। जैसे कि आप फोटोस्टेट मशीन में फोटोस्टेट कर रहे हो, बिल्कुल वैसे होते हैं क्लोन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25 हमें दिख रहा है देखिए। द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म, देयर इवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेस। तो देखो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? लैंड की। लैंड में क्या होती है? भू। भू यानी कि धरती, भू बोल देते हैं ना। तो जियोमॉर्फोलॉजी इसका आंसर चला जाएगा, भू आकृति विज्ञान। हिंदी वाले तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, मैंने वैसे ही करवा दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर का क्वेश्चन मिल रहा है। द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कोल्ड है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कृषि के किस प्रकार को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? तो याद रखिएगा, शिफ्टिंग फार्मिंग को जब शिफ्ट किया जाता है, खेतों को स्थानांतरित किया जाता है, उसे बोलते हैं शिफ्ट स्लैश एंड बर्न। एक्चुअल में क्या जाता है, पूरी तरीके से जला दिया जाता है और फिर दूसरी खेती की जाती है। ठीक है, जीडीपी क्या होती है? तो जीडीपी होती है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जीडीपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो पीडीएफ है ये मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, एक बार दोबारा भी डाल दूंगी मैं। ठीक है, 3-4 बार डाल दूंगी ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स को मिलता नहीं है ऊपर नीचे की वजह से, तो उन्हें मिल जाए। ठीक है, बाकी मैं ये ग्रुप में एक बार डाल चुकी हूँ। ठीक है, विद आंसर्स वाला पीडीएफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस के अगले क्वेश्चन को ढूंढते हैं हम लोग। यस, क्वेश्चन नंबर 43 हमें साइंस का दिख रहा है। देखिए क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 43 और 44 दोनों ही साइंस के हैं। 43 क्वेश्चन कह रहा है क्या, द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इफ द क्रिएशन ऑफ अ कॉपी ऑफ। प्रजनन के दौरान मेनली किसकी कॉपी की जाती है? तो आप सभी जानते हैं हम लोगों में होते हैं डीएनए। एक्चुअल में हम लोगों में होते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को क्या कहते हैं हिंदी में? क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र।
ठीक है। और ये गुणसूत्र ही बने होते हैं किसके, डीएनए के। कुछ इस तरीके से होता है क्रोमोसोम, और इन क्रोमोसोम को डिटेल में देखोगे तो इनके अंदर होते हैं डीएनए और प्रोटीन। तो डीएनए की कॉपी की जाती है जिससे कि रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। पेरेंट्स अपने डीएनए की कॉपी करके अपने बच्चों में भेजते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 आता है, हेटेरोस्टोमी क्या है। हेटेरोस्टोमी क्या होता है स्टूडेंट्स, हेटेरोस्टोमी होती है जब जो स्टेमन होती है ना, क्या होती है स्टेमन, क्या होती है स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम बोल सकते हैं। ये वाला जो हम बनाते हैं ना, ये होता है एंथर, ये होता है फिलामेंट, और इस पूरे को कहते हैं स्टेमन। तो ये जो स्टेमन है ना, इस ये एक ही पौधे में अलग अलग शेप की होती है, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई और बड़ी। तो इसे बोलते हैं हिटेरोस्टोमी। हिटेरो मतलब अलग अलग, और स्टीमोनी मतलब स्टेमन। स्टेमन का अलग अलग शेप, अलग अलग साइज का होना हेटेरोस्टोमी कहलाते हैं। देख रहे हो, फ्लावर से अगेन क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। हर पेपर में फ्लावर से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्या है, अ कॉपर वायर हैव डायामीटर ऑफ 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। वट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, आपको सीधा सीधा बोला गया है कि आपके पास एक कॉपर की तार है, कॉपर की तार है, ठीक है, ये आपकी कॉपर की तार है, और इसका आपको डायामीटर दिया गया है कितना, 0.5 मिलीमीटर। तो सबसे पहले तो आप डायामीटर की हेल्प से रेडियस निकाल लोगे। उसके बाद इसने रेजिस्टिविटी दी हुई है, यानी ये रो दिया हुआ है। उसके बाद इसने लेंथ निकालने के लिए कहा है और आर भी दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लगाएंगे आर बराबर रो एल ए, ये फॉर्मूला लगाएंगे। आर कितना दिया हुआ है 10 ओम, रो कितना दिया हुआ है 1.6 गुना 10 की पावर -8। एल हमें निकालना है, और एरिया क्या होएगा पाई आर स्क्वेयर। तो पाई को मैं लिख देती हूँ 22/7, तो 7 मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। और रेडियस का स्क्वेयर है ना, तो डायमीटर 0.5 मिलीमीटर दिया हुआ है। पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसे डिवाइड करेंगे, किससे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसको ऐसा करो, ऐसे समझो, आपको डायामीटर दिया हुआ है 0.5 mm, यानी कि ये क्या होगा, ये होगा, मीटर सबसे बड़ी होती है, ये हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 0.0005 मीटर, और रेडियस क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 2। ये बात सही है, सबको समझ में आ रही है ये वाली बात। ये आ गया हमारा रेडियस। तो अब हमें वैल्यू पुट करनी है बस 1.6, देखिए 10 बराबर, इसको थोड़ा सा मार्कर को पतला कर लेते हैं हम, 1.6 गुना 10 की पावर -8, ये हो गया रो। एल हमें निकालना है, और एरिया क्या है 22/7, और लेंथ हम, रेडियस हमने क्या निकाला था अभी 0.0005 का स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। पूरे के पूरे को जब सोल्व करोगे तो आप लोग आंसर निकाल पाएंगे। आंसर आ जाएगा 122.7 मीटर। ठीक है, इसको सोल्व करके दिखा देती मैं, लेकिन ये मैं बोर्ड पे ही दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी आप सिर्फ इतना ही याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है, तो इसको आप सोल्व कर लेना, पूरा का पूरा आपको आंसर मिल जाएगा, प्रॉपरली आंसर मिल जाएगा 122.7 मीटर, एकदम एग्जैक्टली यही मिलेगा, आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं बोर्ड पे भी करवा दूंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, साइंस का हमारे पास कौन सा है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 हमें देखने को मिल रहा है। ये है हमारी केमिस्ट्री का। ये क्या बोल रहा है, देखो, 1 मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विद 3 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। वट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये क्या बोल रहा है, देखिए, ये बोल रहा है एक एकल परमाणु, क्या बोल रहा है, एक एकल परमाणु गैस का 1 मोल को एक द्विपरमाणु गैस के 3 मोल के साथ मिलाया जाता है। नियत आयतन पर मिश्रण का मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या है। यानी कि इसने पूछा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर क्या है, क्या स्पेसिफिक हीट क्या है। यानी कि सीधे सीधे इसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया आपसे, सीधे सीधे अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इसने पूछ लिया है सीवी के बारे में। इसने क्या पूछ लिया है कि कुल सीवी क्या है। आपने एक गैस ली जो कि थी मोनो एटॉमिक, एक एटम की बनी हुई, और दूसरी गैस ली जो कि थी डाई एटॉमिक, यानी 2 एटम की बनी हुई। इस गैस का था 1 मोल और इस गैस के थे 3 मोल। इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो पूछा है नया जो ये मिक्सचर बना है इसका स्पेसिफिक मोलर हीट क्या है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोनो एटॉमिक गैस का जो सीवी होता है ना, वो होता है कितना, वो होता है 3/2 आर। डाई एटॉमिक गैस का जो सीवी होता है ना, वो होता है 5/2
आर, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको ये पता है कि मोनोएटॉमिक गैस का मोल कितना है, तो 1 मोल है। डाइएटॉमिक गैस का मोल कितना है, तो 3 मोल है। ये बात आपको पता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन, देखिए कुल सीवी निकालने का ना फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, सीवी बराबर होता है एन सीवी 1 प्लस एन सीवी 2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, ये होता है फॉर्मूला। यानी कि क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब हुआ कि पहली जो गैस है CV1 मतलब जो पहली गैस है मोनोटॉमिक गैस, वो उसका CV गुना उसके मोल प्लस दूसरी गैस के मोल गुना उसका CV डिवाइड बाय टोटल मोल, ठीक है। देखो N क्या है, पहली गैस का 1 है, एक ही मोल थी पहली गैस, गुना CV1 मैंने कितना बताया, तो 3/2R मैंने बताया आप लोगों को, प्लस दूसरी मोल गैस कितनी मोल है, 3 मोल है, गुना CV2 कितना बताया मैंने, 5R/2 बताया, डिवाइड बाय टोटल मोल निकालने हैं, तो N1 कितना है 1 और N2 कितना है 3। ये आ गया आपके पास। इसको सॉल्व कर दो, आपके पास क्या आएगा, देखिए मैं ऊपर का रब कर रही हूं ताकि आपको ऊपर मैं इसका आगे का बता सकूं, ठीक है। देखिए इसमें आगे क्या होगा, देखिए तो 3/2R, ये जो पूरा है इस पूरे को मैं ये लिख सकती हूँ 3/2R प्लस इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ 15R/2 लिख सकती हूँ, और डिवाइड बाय क्या है 1 + 3 4 तो है ही, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ 3/2 प्लस 15R/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18R/2 डिवाइड बाय 4 तो है ही हमारे पास, ठीक है। अब इसको काटो जरा, इस 2 से ये गया 9 पे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 9R/4 आंसर आ गया, ठीक है। 9R/4 आंसर आ गया। अब देखो कई बार आपसे क्या किया जाएगा, देखो अभी तो आपको आंसर मिल गया 9R/4, आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, आपने टिक कर दिया। लेकिन कई बार ना आपको ऑप्शन आर की टर्म्स में नहीं मिलेगा, आपको मिलेंगे पॉइंट्स में ऑप्शन, कहीं पे भी लिखा होगा 18, कहीं पे 20, कहीं पे 20 किलो जूल, कहीं पे 40 कैलोरी, ऐसे लिखा होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, देखो 9/4 आर का मतलब क्या है, आर का मतलब होता है 8.31। तो आप निकाल देते, तब क्या करते 9/4 गुना 8.31 कर देते, आपके पास जो आंसर आता वो आता डिजिट्स में, ठीक है। जब आपके पास दो काम हो सकते हैं, या तो ऑप्शन में आर की टर्म्स में दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर नहीं दिया गया तो आपको 8.31 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग साइंस का। अगला क्वेश्चन कहाँ पर है साइंस का, जरा ढूंढ लेते हैं और फिर उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो साइंस का क्वेश्चन जो है अभी तक मुझे दिख नहीं रहा है, यस क्वेश्चन नंबर 78 हमें साइंस का दिख रहा है। देखिए क्या है क्वेश्चन, वर्नलाइजेशन इज सब्सटीट्यूटेड बाय विच ट्रीटमेंट, वर्नलाइजेशन को किस उपचार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो देखो वर्नलाइजेशन जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, तो वर्नलाइजेशन आपको याद रखना है क्या होता है। देखो वर्नलाइजेशन एक तरीका होता है जिससे कि हम जानबूझ के, क्या होता है देखिए, जब हम जानबूझ के किसी पौधे से हम चाहते हैं कि कोई पौधा क्या दे, फूल दे, फ्लावर दे, ठीक है, तो हम इस पौधे को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं, यानी कि बहुत ठंडा वातावरण देते हैं जिससे कि वो फूल दे पाए, ठीक है। यानी उसकी डोरमेंसी जो है वो टूट जाए। डोरमेंसी मतलब जो एक मैंने आपको बताया था ना, जिस तरह निंद्रा का स्टेट होता है, उसे तोड़ने के लिए। यानी कि मान लीजिए ये एक बड है, ठीक है, बड है, हम चाहते हैं ये बड जो है वो खुलकर एक फूल बना दे, तो उस प्रोसेस के लिए वर्नलाइजेशन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपको वर्नलाइजेशन नहीं करनी, तो उसकी जगह आप उस पौधे में जिबरलिन के इंजेक्शन दे सकते हो, जिससे कि वो फ्लावरिंग करने लग जाता है। समझ में आ रहा है। वर्नलाइजेशन क्या होता है, पौधे को कोल्ड टेम्परेचर देकर, यानी ठंडा वातावरण देकर उसके अंदर से फूलों को उत्पन्न करवाना, यानी फ्लावर प्रोड्यूस करवाना। लेकिन हम यही काम जिबरलिन के इंजेक्शन देके भी कर सकते हैं। जिबरलिन, इथाइलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सभी प्लांट हार्मोन है, और इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है प्लांट हार्मोन के नाम से। आप लोग उसमें इन सब की डिटेल जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्लांट हार्मोन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 82, देखिए क्या है, एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच हैज हार्डन्ड प्लेट कोल्ड। देखो जो कॉकरोच होता है ना, आपने देखा होगा, ये जो कॉकरोच होता है उसका जो बाहरी ये जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है, क्योंकि वो बना होता है स्क्लीराइट से। किससे बना होता है, स्क्लीराइट से बना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें,
84 क्वेश्चन हमें कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज हैज मोस्ट डाइवर्सिटी, यानी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा प्रजातियां जो है, विविधता जो है, वो कौन सी स्पीशीज में मिलती है। तो याद रखिएगा इन चारों में आपको फंजाई की सबसे ज़्यादा स्पीशीज मिलती है। ठीक है, फंजाई यानी कवक जो है वो काफ़ी वेराइटी में आपको मिलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइंस का हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 89 हमारे पास साइंस का आ जाता है, क्या है देखिए, एलिफेटिक अमीन्स अमोनिया से अधिक शक्तिशाली क्षार हैं क्योंकि इनमें डैश अल्काइल समूह होता है। एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रोंगर बेसिस देन अमोनिया ड्यू टू डैश ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। तो देखिए आपको देखो कुछ चीज में नहीं जाना, कुछ चीज में नहीं जाना। अल्काइल ग्रुप दिख गया, अल्काइल ग्रुप मतलब CH3 हो गया, C2H6 हो गया। ये जो ग्रुप होते हैं ना स्टूडेंट, C2H5 एक्चुअली, इनकी खासियत होती है, ये अल्काइल ग्रुप जहां पर भी दिखे ना, ये हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई का मतलब अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला इफेक्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरों को देकर खुश होते हैं। तो याद रखना जहां पर भी आपको अल्काइल ग्रुप दिख जाए मतलब प्लस आई इफेक्ट हो गया, और जहां पर भी आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, OH ये दिख जाए यानी कि माइनस आई इफेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला पेपर हो गया हमारा खत्म। हम आ गए हैं नेक्स्ट पेपर के ऊपर। ये है हमारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2 नवंबर 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का सेकंड पेपर। पहला पेपर हमने कर लिया है, अब बारी है दूसरे पेपर की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर हम लोग, और साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं साइंस का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास साइंस का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है देखिए, विच टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक पुराने जमाने की जिन्हें प्रोकैरियोटिक बोल देते हैं, एक नए जमाने की जिसे यूकैरियोटिक बोल देते हैं। तो आपको याद ये भी रखना है कि राइबोसोम भी दो ही प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो पुराने जमाने में 70S, नए जमाने में 80S। तो इसने बोला है पुराने जमाना, तो 70S क्रोमोसोम होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। हमारे अंदर कौन से होते हैं, तो 80S। पौधों के अंदर कौन से होते हैं, तो 80S। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर कौन से होते हैं, तो वो प्रोकैरियोट हैं, तो 70S। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो हमें दिख रहा है क्वेश्चन हमारा एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है ये। घर बनाने की ईंट किस मिट्टी से बनाई जाती है। तो घर बनाने में जो ईंटें यूज होती है वो लेटेराइट सॉइल की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है, लेटेराइट सॉइल की बनाई जाती है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति प्रकार्य नहीं है। स्थिति का मतलब जो स्टेट पर डिपेंड नहीं करता, जो पाथ पे डिपेंड करता है। तो देखो सीधी सी चीज है, वर्क जो कार्य जो होता है वो स्टेट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, स्टेट फंक्शन नहीं है, वो पाथ फंक्शन है, वो दर पे डिपेंड करता है। तो आंसर जाएगा वर्क यानी कि कार्य। फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट हम दर को कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बायो का दिख रहा है हमें। एक फूल के पराग कणों को पराग कोश से उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा में स्थानांतरित कराना क्या कहलाता है। यानी कि ये एक आपका पौधा है, इसके अंदर यहाँ पे एक फूल लगा हुआ है, यहाँ पर एक फूल लगा हुआ है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक तो ही हो सकता है कि इसका पोलन ग्रेन इसी पे आ जाए, एक हो सकता है इसका पोलन ग्रेन इसी पौधे के दूसरे फूल पे चला जाए, और एक हो सकता है इसका पोलन ग्रेन किसी और पौधे पे चला जाए। तो अब इसने ये वाला कंडीशन पूछा है, इस कंडीशन को बोलते हैं जिटोनोगैमी, क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 42, प्लेटीहेलमिन्थेस में देह गुहा होती है, नहीं होती। प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती है, ये याद करने वाली बात है बिल्कुल ही। ठीक है, क्लासिफिकेशन से एक और क्वेश्चन हमें देखने को मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है भाई। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। देखो सेकेंडरी बात की है ना, प्राइमरी तो प्रोड्यूसर से हो जाएगी, तो सेकेंडरी किससे हो जाएगी, कंज्यूमर। टर्शरी किससे हो जाएगी, डीकम्पोजर से। ठीक है, तो कंज्यूमर से जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइंस का आ जाता है, रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज बाय। प्लाज्मोडियम क्या है भाई, एक प्लाज्मोडियम एक परजीवी है, और परजीवियों के अंदर मल्टीपल फ्यूजन होता है, बाइनरी भी होता है, लेकिन मैंने प्लाज्मोडियम आपको बार बार बताया है कि अगर आपसे अमीबा
या आपसे पैरामीशियम पूछ लिया जाए तो ये दोनों करते हैं बाइनरी फिजन, लेकिन प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया की डिसीज भी फैलाता है ये करता है मल्टीपल फिजन यानी बहुविखंडन। क्या होता है, एक कोशिका होती है उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, ये पहले तो अपने न्यूक्लियस बढ़ा लेती है और फिर ये टूट जाती है जिससे कि सारे न्यूक्लियस बाहर फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है मल्टीपल फिजन, एक कोशिका से बहुत सारी कोशिका बना लेना। ये काम करती है कौन, ये काम करते हैं हमारे प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइंस का। क्वेश्चन नंबर 63 हमें साइंस का दिख रहा है। देखिए, टू सोलेनॉइड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स हैव देयर लेंथ एंड द रेडियाई इन द सेम 1:2, द रेशियो ऑफ देयर सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। इन्होंने बोला है एक सोलेनॉइड ये रहा आपके पास, एक सोलेनॉइड ये रहा आपके पास, दोनों के अंदर ही हमने टर्न इक्वल है, मतलब कि देखो एक घुमाव, दो घुमाव, तीसरा घुमाव, चौथा घुमाव, और इसमें भी एक, दो, तीन, चार घुमाव है। ठीक है, चार टर्न इसमें है, चार टर्न इसमें है। उसके बाद ये बोल रहा है इनकी लेंथ और इनका जो रेडियस है उनकी रेशो 1:2 है। तो इंडक्टेंस क्या होगा, तो इंडक्टेंस पूरी तरह से लेंथ और रेशो पे डिपेंड करता है, तो उसका इंडक्टेंस भी सेम रहेगा, 1:2 ही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल इन फ्लावर विच इज सराउंडेड बाय टू इंट्यूगमेंट्स। तो देखिए, ये जो ओवरी होती है ना, इसके अंदर ये इंट्यूगमेंट बने होते हैं कुछ इस तरीके से, और इसके बीचों बीच होता है हमारा न्यूसेलस। ठीक है, और सीधी सी चीज़ है, अगर आपको इतनी डिटेल नहीं भी पता तो भी मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल कौन होता है, न्यूसेलस ही होता है, क्योंकि यहीं पर हमारा क्या होता है, एग पड़ा होता है। तो आंसर चला जाएगा न्यूसेलस, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 66। डैश आर द कलरलेस ट्रांजिशन मेटल आयन। तो ट्रांजिशन मेटल आयन यानी डी ब्लॉक में पाए जाने वाले ऐसे कौन से आयन हैं जो कलरलेस होते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम और जिंक के चार्जेस भी याद रखने हैं, ये तीनों कलरलेस होते हैं। ठीक है, रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, ऐसे आयन होते हैं जिनका कोई रंग नहीं है, और ये डी ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक की पहली सीरीज ये हमारी इसी की बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन छूटे तो नहीं ना, नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 78, इसको दिख रहा है आप लोगों को। चलिए 78 क्वेश्चन क्या है, द ऑर्गेनिज्म इन विच एम्ब्रियोनल प्रोटेक्शन एंड केयर आर बेटर इन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव पूछे हैं जिनके अंदर भ्रूण की सुरक्षा और देखभाल सबसे अच्छी होती है, तो आपको याद रखना है वो होते हैं जरायुज पिंडज जीव यानी वीवी पैरस ऑर्गेनिज्म। वीवी पैरस का मतलब क्या हुआ, वीवी पैरस जो कि जैसे कि हम हैं। ठीक है, हमारे लोगों में क्या होता है, हमारे लोगों में बच्चा 9 महीने तक माँ की कोख में रहता है और उसकी पूरी देखभाल की जाती है, माँ को अच्छा खासा खिलाया जाता है, खाना वाना सब कुछ अच्छे से होता है, उसकी देखभाल अच्छे से होती है। तो वीवी पैरस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर बेस्ट ग्रोथ होती है बच्चे की। जबकि अगर ओवी पैरस की बात करूँ तो वो अंडे दे देते हैं, और अंडे एक बार अंडा उन्होंने दे दिया, उसके बाद अंडे में से बच्चा निकला, उसकी ग्रोथ वगैरह से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब अंडे के अंदर ही बच्चा ग्रो करता है काफ़ी टाइम तक। तो वीवी पैरस जो हम लोग होते हैं उसमें बच्चे की बहुत ज़्यादा देखभाल की जाती है, तो आंसर चला जाएगा वीवी पैरस में सबसे ज़्यादा बच्चे की केयर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ओके ये साइंस का नहीं है भाई, तो रोकना नहीं है हमें, आगे बढ़ते हैं। यस, तो क्वेश्चन नंबर 87 हमें दिख रहा है, पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन टिश्यू सेल, द रिजल्ट स्वेलिंग इज कोल्ड। ये बोल रहा है अधिक लवण या लवण युक्त भोजन खाने वाले लोगों को ऊतकों में जल अवरोधन उत्पन्न होता है, परिणाम सूजन कहलाती है। तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आपको याद रखनी है। देखो, सूजन के लिए कुछ शब्द यूज होते हैं, जैसे कि एडिमा हो गया, आइटिस हो गया, ये दो शब्द जो हैं वो सूजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, आइटिस और एडिमा। तो देखो क्या होता है, जो ज़्यादा नमक खाने वाले लोग होते हैं ना, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं या जो उनके टिश्यू होते हैं ना, उनके अंदर ना पानी सही ढंग से बैलेंस में नहीं रहता, जिस वजह से उनकी बॉडी पार्ट्स में सूजन आ जाती है। उस रोग को एडिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिमा, या हिंदी में बोलते हैं सफाई। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पेपर भी हमारा हो गया सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट पेपर के ऊपर, पेपर नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम पहुंच गए हैं मेल कांस्टेबल के 2 नवंबर के मॉर्निंग शिफ्ट के थर्ड पेपर की तरफ। किसकी तरफ, तीसरे पेपर की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन साइंस के हम लोग। तो इसमें हमें इंग्लिश नहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं, जैसे ही हमें क्वेश्चन मिलेगा हम रुक जाएंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, कंपोजिट फूड का एग्जांपल पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक फेरोसिस यानी कंपोजिट फ्रूट है। तो जैक फ्रूट यानी कटहल है। एक्चुअल में होता क्या है, कंपोजिट फ्रूट क्या होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सारे भाग हैं फ्रूट के, लेकिन सब इकट्ठे हुए होते हैं। तो जैक फ्रूट में ना कुछ इस तरीके से होता है, जैक फ्रूट देखो इस तरीके से, जैसे सीताफल नहीं होता उसी तरीके से कटहल होता है ये, इस तरीके से।
तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे भाग ना इकट्ठे ऐसे ही जुड़े हुए होते हैं, तो इसे बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, कौन होता है, जैक फ्रूट। बाकी तीनों फ्रूट के बारे में आप जानते हो, नाशपाती, सेब, आम, ये पूरा का पूरा सारा कुछ एक जैसा होता है। ठीक है, तो इनमें सबसे अलग भी जैक फ्रूट ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग। नर्वस टिश्यू की बेसिक यूनिट पूछ रहा है, तंत्रिका ऊतक की खास मूल इकाइयाँ पूछ रहे हैं, तो न्यूरॉन, जो हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये होती है न्यूरॉन, और ये नर्वस टिश्यू की खास कोशिका होती हैं। ठीक है, न्यूरॉन। ठीक है, नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को, यस, तो क्वेश्चन नंबर 26 हमें दिख रहा है, इन द वेकर प्रोसेस द ऑक्सीडेशन ऑफ, क्या क्वेश्चन है ये, द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू डैश इज कैटेलाइज्ड बाय PDCl2। तो ये बोल रहा है कि वेकर प्रोसेस के अंदर एक रिएक्शन होती है जिसमें इथाइन का ऑक्सीडेशन होता है। इथाइन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कुछ बनता है, ये क्या बनता है ये पूछना चाहता है। तो जब भी इथाइन के अंदर PDCl2 डलेगा और जब ऑक्सीडेशन हो रही है, इथाइन क्या होता है, ये होता है इथाइन। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो बनता क्या है, इथेनल बनता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा। ठीक है, तो इथेनल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें क्लियर करने वाला कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइंस का हम लोग। देखिए, एनवायरमेंटल एंटीरोपैथी इफेक्ट, एनवायरमेंटल की एंटीरोपैथी, यानी कि हिंदी में पढ़ो एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, पर्यावरणीय आंत्र विकृति डैश का को प्रभावित करती है। देखो नाम में दिख रहा है आंत्र विकृति, आंत्र मतलब आंते, इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ मरकरी सेल इज अ पेस्ट ऑफ, मरकरी का जो सेल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डलते हैं वो किसके बने होते हैं, तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड के, यानी KOH और ZNO के बने होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस डू नॉट जनरेट द गैस। बायोगैस में से निम्न में से कौन सी गैस नहीं निकलती, तो मीथेन निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन नहीं निकलती। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट दिखता है, हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ ऑफ, विद्युत आयरन का ऊष्मक तत्व किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। याद रखना, बल्ब के अंदर क्या होता है, टंगस्टन होता है, और प्रेस के अंदर नाइक्रोम होता है। ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है। इवन इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं घर में, उनके अंदर भी नाइक्रोम का फिलामेंट होता है। और नाइक्रोम क्या होता है भाई, नाइक्रोम होता है निकल, क्रोमियम और मैग्नीज की मिलावट से बनता है नाइक्रोम। नाम में दिख रहा है नाइक्रोम, तो निकल, क्रोमियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है नाइक्रोम। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है बर्ड्स की स्टडी। ऑर्निथो मतलब बर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको ऑर्निथोलॉजी के अलावा मैंने क्या करवाया था आपको, मैंने ऑर्निथोगैमी भी करवाया था, जिसके अंदर पॉलिनेशन के बारे में बताया था। ठीक है, और कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो कार्डियो होता है हृदय के लिए शब्द, हर्ट के लिए शब्द, हर्ट के डॉक्टर्स को कार्डियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो आंसर कार्डियोलॉजी क्या आ गया, हर्ट की स्टडी। ब्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं, तो ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजी कहते हैं। हड्डियों की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो नेफ्रोलॉजी। ठीक है, तो आपको मैंने सारी बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड थ्रू, तो अर्थक्वेक का मेजर करने के लिए कौन यूज होता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए अर्थक्वेक आता है ये कौन बताता है, तो सीस्मोग्राफ बताता है। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कौन बताता है, तो रिक्टर स्केल उसका मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, सीस्मोग्राफ वो मशीन है जो कि अर्थक्वेक को मेजर करती है, लेकिन अर्थक्वेक की मतलब ज़्यादा है या कम है ये कौन बताएगा, सीस्मोग्राफ। लेकिन कितना ज़्यादा है कितना कम है, ठीक है, वो कौन बताएगा, रिक्टर स्केल बताएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिफ्यूजन से, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से जो पानी की मूवमेंट होते हैं उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। बाकी तीनों शब्द ही गलत हैं, बाकी तीनों शब्दों का कोई मतलब नहीं है। ऑस्मोसिस क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पानी की मूवमेंट। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है भाई, स्लीपिंग सिकनेस निंद्रा रोग होता है ट्रिम्बैनोसोमा की वजह से। प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। पैरामीशियम चप्पल वाला एनिमल हो गया। एंड टमीबा हिस्टोलिटिका से क्या हो जाता है, इससे हमारी जो वो आंत वाली बीमारी होती है वो हो जाती है। ठीक है, गिंगी वैलिस वगैरह वाली। ठीक है, डाइसेंट्री भी इसी से होती है, एंटमीबा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारे पास साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज मेड बाय प्लांट्स। पौधे कौन सी पॉलीसेकेराइड बनाते हैं? तो पौधे स्टार्च बनाते हैं। वैसे तो ग्लूकोज बनाते हैं पौधे, लेकिन ग्लूकोज को स्टोर कर देते हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। ऑप्शन में ग्लूकोज था नहीं तो हम स्टार्च को टिक कर देंगे, ठीक है। स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं पौधे खाने को, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से जब ग्लूकोज बनती है तो उसे स्टार्च बनाकर वो पौधे स्टोर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो साइंस का ये पेपर भी खत्म होने वाला है, देख लेते हैं कोई क्वेश्चन बचा है क्या साइंस का। तो हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 90 तक, कोई भी साइंस का क्वेश्चन नहीं आया। तो यहाँ पर हमारा पेपर जो है पेपर 3 भी हो गया ख़त्म। यानी कि हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस कर लिया है? हमने आज की क्लास में 2 नवंबर के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों ही सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब बचा है 2 नवंबर का पेपर 4 और 2 नवंबर के ही इवनिंग शिफ्ट के चारों पेपर, यानी कि बस 5 पेपर बचे हैं। उसके बाद हमारे मेल कांस्टेबल हो जाएगा पूरी तरीके से ख़त्म। आपकी जो हाई डिमांड चल रही थी मेल कांस्टेबल को लेकर, वो हो जाएगी ख़त्म। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को लेक्चर इंपॉर्टेंट लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जाते-जाते वीडियो को लाइक कर देना। अपने-अपने ग्रुप्स में, अपने-अपने टेलीग्राम पे, अपने-अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर देना और सब्सक्राइब आई होप आप लोगों ने कर ही दिया होगा। फिर भी जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर देना। उसके अलावा पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय।